हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है। आपने प्रीवियस टॉपर्स को या जो प्रिपरेशन करते हैं उनको ये कहते हुए सुना होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो, पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका एनालिसिस करो। लेकिन एनालिसिस क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब है कि पूरे पेपर्स का एक एक क्वेश्चन देखना। ये एनालिसिस ये कहते हैं नॉर्मल 5 से 7 साल का कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है और किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देना। ठीक है, तो किस तरह से एनालिसिस करते हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एनालिसिस क्यों ज़रूरी हो जाता है। एनालिसिस नहीं करोगे तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी, यानी कि राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट नहीं लगेंगे। और जब तक राइट डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई प्रिपरेशन का मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं अपन क्या क्या रीज़न है क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए पूर्व प्रश्न पत्रों का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहला एक रीज़न जो होता है इसका सबसे पहला रीज़न होता है कि ये आपको परीक्षा का स्तर बताता है। परीक्षा का स्तर बताने का मतलब है कि किस लेवल पे, यानी कि कठिनाई का लेवल बोल सकते हैं। टफ़ कितना होता है पेपर, इजी होता है, टफ़ होता है, या मीडियम होता है, लेंदी होता है, किस टाइप का पेपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन छोटी एग्ज़ाम में पूछेगा कि राजस्थान ले लो या भारत ले लो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है या सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो आपको एक आंसर लगाना छोटे एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा बारिश इस राज्य में होती है या इस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है। लेकिन जो बड़ी एग्ज़ाम है लाइक यूपीएससी है या फिर आरपीएससी है या स्टेट पीसीएस है, उनमें ये पूछेगा कि वनों के क्रम में, वनों का घटते हुए क्रम में 4 स्टेट के नाम दे देगा आपको वो। एमपी दे देगा, यूपी दे देगा, मिज़ोरम दे देगा, आसाम दे देगा, आंध्रा, 4 स्टेट कोई से दे देगा और उनको बोले घटते से बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते से घटते क्रम में लिखो। तो इसमें क्या एक क्वेश्चन में उसने 4 फैक्ट पूछ लिए। जबकि एसएससी या छोटी एग्ज़ाम होती है, सबऑर्डिनेट बोर्ड्स की जो एग्ज़ाम होती है, उनमें क्या करता है कि वो पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम कहाँ पे बारिश होती है, वन कहाँ पे है, यानी लिटरेसी रेट के बारे में पूछ लिया कि साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। वो पूछेगा कि इनको घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लगाओ। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो एक तो आपको परीक्षा का स्तर बताता है कि कैसी परीक्षा का कठिन है या ईजी आसान है। नेक्स्ट आता है ये आपको स्मार्ट वर्क करने में मदद करता है। आपने कई टॉपर्स को या टीचर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो यूपीएससी या पीसीएस में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो स्मार्ट वर्क से मतलब क्या है। देखो, स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा काम करना विद क्वालिटी, यानी कि आपको एफिशिएंट होना है। एफिशिएंट का मतलब है कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लेना, लेकिन क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको 5 दिन में कोई काम करना है, आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 5 दिन में ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी की फिनिश करनी है। लेकिन लक्ष्मीकांत फिनिश करने पे यानी पढ़ना नहीं है उसको तरीके से फिनिश करना, वो होता है स्मार्ट वर्क करना। जितनी ज़रूरत है, यानी कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना, कौन से पे कम है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि आप जैसे मान लो फ्लो चार्ट बना के कोई चीज़ याद करने की अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, कोई ट्रिक बना लेते हो, वो है स्मार्ट वर्क। जैसे कि मैप के थ्रू किसी चीज़ को याद कर लेते हो आप। ठीक गाइज, दूसरा आप टेबल्स के थ्रू याद कर लेते हो। जैसे बात करते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं होती है, तो उनमें क्या कई बार कंपैरिजन पूछ लेता है कि ह्यूमन राइट कमीशन है, वीमेन कमीशन है या एससी एसटी कमीशन है, उनमें किस में कितना अध्यक्ष होता है, कितने सदस्य होते हैं, कार्यकाल क्या होता है उनका। तो वो आपको एक टेबल बना सकते हैं अपन इस तरह से। यहाँ पे जैसे एससी कमीशन या एसटी कमीशन या ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, और बाकी यूपीएससी या आरपीएससी भी आप लिख लो। और यहाँ का अध्यक्ष कौन होता है, कितना कार्यकाल होता है, मिनिमम उम्र कितनी चाहिए होती है उसको, सदस्य कितने होते हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल बना लोगे तो आपकी पूरी संवैधानिक संस्थाएं जो भी है ना 1 या 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगी। जबकि आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो आपके कम से कम एक संवैधानिक संस्था के लिए 2 पेज चाहिए। तो 20 है तो 40 पेज हो गए, और 40 पेज को आप 2 पेज में फिनिश कर सकते हो। ये स्मार्ट वर्क है। पीएम और सीएम को आप एक साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि इनमें क्या पीएम और सीएम के बारे में क्वेश्चन पूछता है, कंपेरिजन करवाता है कई बार। राष्ट्रपति और गवर्नर को एक साथ पढ़ सकते हो आप। तो ये होता है आपका स्मार्ट वर्क। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, ये आपको बताता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे ये आपको पता लगेगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे कम पूछ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो। जैसे अगर पिछले 2 पेपर को छोड़ दें यूपीएससी वाले को, 19 और 20 वाले को, तो उससे पहले अगर पिछले 5-7 साल का आप एनालिसिस देखो तो ये था कि मिडाइवल इंडिया से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं था। जो बनता था वो आर्ट और कल्चर से बनता था मिडाइवल इंडिया में। ठीक है, तो इसमें यह था कि उसमें आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज़ है जैसे कि रिपोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन आता है। अब रिपोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन आता है आपके कि किस संस्था ने कौन सी रिपोर्ट जारी की, लेकिन आप एनालिसिस देख के ये पता कर सकते हो कि कौन कौन सी संस्थाओं से रिलेटेड रिपोर्ट्स पूछता है, तो आपको वही संस्था पूछनी है। दूसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये एक सिलेबस में टॉपिक है। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आप पढ़ने लगो तो हज़ारों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपको पूरे याद नहीं करने, आपको वही याद करने जो इम्पोर्टेंट है, यानी जिनमें इंडिया इन्वॉल्व है। या सीधा कहूँ तो क्वेश्चन किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा पूछा गया। जैसे ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछना है, अपने को पता है कि ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, सार्क से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, WTO से क्वेश्चन पूछता है, UNO से क्वेश्चन पूछना है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। अब आप कोई अफ्रीका की कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ठंडे बस्ते में पड़ी है, तो उससे रिलेटेड पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये बताता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में तो आपको दे दिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अब कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ोगे आप, तो वो बताता है कि कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है आपको। अगला ये 80-20 के नियम को अप्लाई करने में मदद करता है। गाइस ये बहुत ही अच्छा रूल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें आपका मतलब एफिशिएंट स्मार्ट वर्क, अगर इसको अप्लाई करते हो ना आप, तो आपका स्मार्ट वर्क ईजिली हो जाता है। 80-20 रूल को क्या बोलते हैं, पेरेटो रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है गाइस, ये है PARETO, पेरेटो रूल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये है कि 80% जो आउटपुट है आपका या आउटकम है वो 20% इनपुट से मिल जाएगा आपको। अब ये 80-20 रूल को कैसे अप्लाई करोगे इसमें, क्योंकि इसमें आप ये पता कर लोगे कि कौन सा टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन बनता है, अगर इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन जानते हैं। दूसरा फिर इसके बाद मौर्यन वाले हैं, मौर्यन वाला आर्ट एंड कल्चर, फिर गुप्ता वाला है। ठीक है, दूसरा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है। अब ये है कि ये आपको यहाँ से 20% ही टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिनमें से 80% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गुप्ता के अलावा कुषाण है, शक है, हूण है, उन्होंने भी कुछ आर्किटेक्ट बनाए थे, आर्किटेक्चर था या आर्ट एंड कल्चर उनसे रिलेटेड है, लेकिन वो आप नहीं पढ़ो तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो 20% इनपुट आउटपुट में है और 80% इनपुट देना पड़ेगा आपको उनके लिए, तो उन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पेरेटो वाला। नेक्स्ट जो अपना ये है लास्ट जो रीज़न है, इसमें यह है कि ये बताता है कि किस टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज करना है और किस टॉपिक को कम रिवीजन करना है। यानी कि कोई टॉपिक है उससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे मैंने एक तो 80-20 वाला बता दिया आपको कि, और ये बता दिया कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाली बात की थी अपन ने, तो उसमें था कि कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ना है कौन से नहीं पढ़ना है। लेकिन ये टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, वो टॉपिक के अंदर की बात थी, ये टॉपिक की बात है। अब टॉपिक में बात करें, जैसे अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है, तो उसमें क्या एक टॉपिक आता है कि जो बिजनेस मैन थे या बिजनेस क्लास लोग थे इंडिया में, उनका क्या रोल रहा था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अब इस पर क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। भाई क्वेश्चन आ सकता है तो ये टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। दूसरा, आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं मुश्किल से, तो वहाँ पे क्या टॉपिक जैसे मेन जो टॉपिक है, जो भी है, रेनेसेंस वाला है, पुनर्जागरण वाला उसमें है, और अमेरिका की क्रांति वाला है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला है। कुछ ही टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। कुछ टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, कुछ टॉपिक ऐसे कभी पूछे ही नहीं गए, तो उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये 5 रीज़न है। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे सारे रीजन्स हैं, मतलब लिस्ट तो बहुत सारी बना सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ ये है, और आपको ये एनालिसिस सक्सेस के लिए ज़रूरी है।
अब दूसरा नेक्स्ट वीडियो अपन बना लेंगे कि जो सिलेबस है उसका एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। ठीक गाइज, और इसके बाद फिर मैं एनालिसिस डालूंगा। सबसे पहले आरएएस के लिए मैंने बना लिया है कि पिछले 5 वर्षों का एनालिसिस है और एग्ज़ाम आने वाली 27 अक्टूबर को उसकी, तो उसके लिए प्रीलिम्स का पेपर का एनालिसिस किया है मैंने यहाँ पे। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कहाँ से कम पूछ रहे हैं, जिन्होंने रिवाइज करना उनके लिए कौन से टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज करना है, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक या कम पढ़ा तो कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, इसमें